हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट दिसंबर 2021 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विभाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास देरी से हुआ तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि उसकी आनुवांशिक बनावट के कारण ऐसा हुआ है। तो कारण क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। देखिए यहाँ तो ना ही कथन सही है और ना ही कारण, क्योंकि केवल आनुवांशिक बनावट के कारण ही जो उनका शारीरिक विकास है देरी से नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें वातावरण के कारकों से भी हो सकती है कि उनको अच्छे से पोषण नहीं मिला। तो यहाँ पर दोनों का योगदान होता है जटिल रूप से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों गलत है और यही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, अर्थात हमारी हाथ पैर की छोटी मांसपेशियों के प्रयोग से संबंधित है? दौड़ना बड़ी मांसपेशियों के संबंधित है, यानी यह उत्तर नहीं है। हमें सूक्ष्म कौशल के बताना है। तो दौड़ना स्थूल कौशल में आएगा, चलना भी स्थूल कौशल में आएगा और कूदना भी। लेकिन घसीट कर लिखना यह छोटी मांसपेशियों के प्रयोग से है, इसीलिए यह सूक्ष्म कौशल में शामिल किया जाएगा। अतः उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? मध्य बाल्यावस्था मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आप जानते ही हैं यह पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का तर्क विकसित होने लगता है। तो उस आधार पर हमें ऑप्शन चूज करना होगा। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, यानी यह आएगा 2 से 7 वर्ष में, जो कि पूर्व बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था नहीं है। दूसरा है, एक बच्चा जिसने नियम के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। देखिए यहाँ पर तर्क स्टार्ट हो गया है और यही मध्य बाल्यावस्था में आता है, यानी यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात पूर्व बाल्यावस्था। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, यह आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 18 वर्ष अर्थात किशोरावस्था। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, तो यह आएगा संवेदी पेशी अवस्था में, यानी शैशवावस्था में। तो देखिए यहाँ पर सभी अवस्थाओं की विशेषताएं दी हुई है, अच्छा ऑप्शन दिए हुए हैं, सीखने भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं, चारों अवस्थाओं की विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है और उन्हें रिलेट किया गया है बचपन की अवस्थाओं से। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की खालिस्तान संस्था के रूप में खालिस्तान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। मीडिया प्राथमिक, मीडिया द्वितीयक, स्कूल प्राथमिक या स्कूल द्वितीयक। तो देखिए फिल्म और विज्ञापन स्कूल में तो आएंगे ही नहीं, और मीडिया में आएंगे तो मीडिया प्राथमिक संस्था नहीं होती है, सबसे पहले प्रभाव नहीं डालती है बच्चे के सामाजिकरण में, मीडिया द्वितीयक होती है। तो यहाँ पर यह सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है, यह उचित उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता आती है संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर उचित उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। संरचित और अनम्य नहीं होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण या पारदर्शी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि लचीला होना चाहिए। यांत्रिक और व्यवहारवादी तो है ही नहीं पियाजे। तो यहाँ पर उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि शिक्षक को गतिशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सहायता करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं ये। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, ऐसा कहते हैं पियाजे, वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कारक कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, बिल्कुल बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक संपर्क की भी बात करते हैं, लेकिन संतुलन की बात पियाजे करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं। पुरस्कार की बात भी नहीं करते हैं वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन 1 और 2 ही करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। बाल केंद्रित में पुरस्कार और उद्दीपन प्रतिक्रिया द्वारा नहीं होता है। पुरस्कार और दंड पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है सीखने की, बातचीत करने की, वार्तालाप के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, यह कहना उचित होगा, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी होती है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है, गलत है, ऐसा नहीं होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हुआ ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करता है? जो भी इरादा है, दूसरे का इरादा, उसकी उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि उसे सजा जो मिलेगी उसके डर के आधार पर वे कार्य करते हैं। तो यह हो गई सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में बच्चा दूसरों की प्रशंसा चाहते हैं और उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में बच्चे समझ जाते हैं कि जो कानून है वो सभी के द्वारा पालन किया जाए तभी अच्छा होगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में बच्चे सोसाइटी में समझ लेते हैं कि सभी के द्वारा ये नियम पालन करे जाएंगे तभी हमारा समाज अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की बुद्धि की विशेषता क्या होगी? तो यह भाषा के बारे में है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाषाई क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना बिल्कुल प्रभावी है। हमें बताना है कि क्या प्रभावी नहीं है व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए। इस प्रकार से व्यक्तिगत मतभेद दूर हो सकते हैं। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करे, तो ऐसा भी ये भी प्रभावी ही है, क्योंकि अलग अलग मत हो सकते हैं सभी के, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। छात्रों की कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतभेद हैं तो छात्र में कमियां हैं, नहीं, सभी छात्रों के मत एक से नहीं होते, मतभेद होंगे ही। तो ये प्रभावी नहीं है कि उन्हें
आपने कमी समझ लिया और उन्हें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उनके मत को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रभावी नहीं है और यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, उपहार में मिली गुड़िया, और वह क्या कहता है, देखिए, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर समता? तो जेंडर समता नहीं है, पक्षपात भी नहीं है, प्रासंगिकता भी नहीं है। ऐसी भावनाएं उसमें डाली गई है कि आपको समाज में गुड़ियों के साथ नहीं खेलना है क्योंकि वह लड़का है। तो इस प्रकार की भावनाओं को हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के आकलन की बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसा नहीं है। सीखने के लिए आकलन करना है तो उनकी संज्ञानात्मक और भावात्मक सभी प्रकार की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। केवल संज्ञानात्मक पर काम करना नहीं चलेगा। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। रोज रोज आकलन करने से या दैनिक रूप में आकलन करने के लिए सीखने के लिए आकलन होगा ही। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करें, एक ही विधि से नहीं पढ़ाना है। सीखने के लिए आकलन में तो अलग अलग विधियों से पढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे हर रोज यह देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। प्रतिस्पर्धा तो करवानी ही नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ पर उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? समालोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष दोनों समझता है किसी भी संदर्भ का। तो इस प्रकार की सोच को बढ़ावा देने के लिए कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? हमें देखना है कि कौन से प्रश्न में क्या समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसमें कोई समालोचना नहीं हो रही है, सीधा सीधा आपको याद है तो आप उत्तर बता देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? यह भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, बिल्कुल याद करके आप बता सकते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होगा, कारण भी नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, याद हैं तो आप बता ही देंगे। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको पूरी आलोचना करनी पड़ेगी, सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि बीजों का अंकुरण में हवा की क्यों आवश्यकता होती है। तो यहाँ कारण भी है और यह समालोचनात्मक सोच के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? कौन किसकी जरूरतों के अनुसार संयोजन करता है यानी बदलता है अपने आप को? तो कौन बदलता है? स्कूल बदलता है छात्र की जरूरतों के अनुसार। अभिभावक नहीं बदलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में छात्र भी नहीं बदलते हैं और ना ही छात्र तो बदलते ही नहीं है। यहाँ पर स्कूल को ही बदलना पड़ता है छात्र की जरूरतों के अनुसार, क्योंकि समावेशी कक्षा में दिव्यांग बच्चे भी हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे औसत आईक्यू वाले हैं, कुछ औसत से कम है। इस प्रकार के विविध संदर्भ से बच्चे आ रहे हैं, विविध पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं, तो उनको स्कूल को बदलना पड़ेगा छात्र की जरूरतों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे छात्र जिन्हें खालिस्तान है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो किस प्रकार का विकार होगा जिसमें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में कठिनाई होगी? तो प्रमस्तिष्क की घात में नहीं होगा, गुणज वैकल्प्य में नहीं होगा, पठन की बात है तो पठन वैकल्प्य में ऐसा होगा, गतिमान दिव्यांगता में भी नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर उचित विकल्प होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें संबोधित करने के लिए या उन्हें अच्छे से सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
सुविधाहीन बच्चे हैं और वहां पर उच्च वर्ग के बच्चे भी हैं। तो अपने मन की भावना रहेगी तो बच्चे मिलजुल करके एक दूसरे से सीखेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षक को करना चाहिए। छात्रों की कमजोरियों को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना नहीं चाहिए। इससे बच्चे अलगाव महसूस करेंगे। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। गलत बात है। लचीला पाठ्यक्रम इस्तेमाल करना है। हर बच्चे के लिए थोड़ा अलग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में यानी समावेशी कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। क्या उपलब्ध नहीं करना चाहिए हमें बताना है। सामग्री का प्रस्तुतिकरण तो करना चाहिए। संचार और अभिव्यक्ति भी करनी चाहिए। सूचना के दृष्टिकोण भी करने चाहिए। ये विकल्प उपलब्ध होने चाहिए इस प्रकार की कक्षा में। तो ये उत्तर नहीं है। और शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं अपनानी चाहिए और जो नहीं अपनानी चाहिए वही हमें बताना है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा तो होना चाहिए क्योंकि दिव्यांग छात्र है तो उनको ले जाने के लिए इमारत को ऐसे बनाना चाहिए कि उन्हें ले जाया जा सके आसानी से। तो उपयुक्त इमारती ढांचा तो होना ही चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी होना चाहिए। अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है कि आप दिव्यांग छात्रों को विशेष विद्यालय में भेज दीजिए। तो ये ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है इस नीति में। उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं की भी बात की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बढ़ावा नहीं दिया गया है उसके लिए उत्तर होगा ऑप्शन 3 कि विशेष स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है बच्चों को क्योंकि वहां पर केवल दिव्यांग ही बच्चे होंगे और समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसमें सभी बच्चों को साथ में मिलकर पढ़ाना है ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस तरह से सीखते हैं। पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं और क्रिया करके भी। तो उत्तर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। अच्छी बात है। अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो बिल्कुल सही कारण दिया हुआ है। बच्चे स्वयं के अधिगम का नियंत्रण कर रहे हैं तो ये मदद मिलेगी ही कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। इसके कारण आप कुछ नियंत्रण करने देंगे उसे। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो खालिस्तान हो। अस्पष्ट गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए और यही उत्तर हो जाएगा। अत्यंत जटिल गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अर्थहीन गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अर्थपूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो खालिस्तान को बढ़ावा दे। निराशा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अभिसारी उत्तर वाली भी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जिसमें केवल एक ही उत्तर आए। मात्र रटन वाली गतिविधियां भी नहीं होनी चाहिए कि केवल बच्चे रट ही रहे हैं। अब सारी सोच वाली बच्चे होने चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए कि जिसमें बच्चे अब सारी सोच सीखे और औपचारिक सोच को संबंधित किया जाता है रचनात्मकता से। तो इससे क्या होगा, बच्चों की रचनात्मकता बढ़ेगी, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक खालिस्तान गतिविधि है। सीखना किस प्रकार की गतिविधि है हमें बताना है। यांत्रिक है, व्यवहारवादी है, निष्क्रिय है या सामाजिक है। तो यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय नहीं है। यह जो अभी के समकालीन सिद्धांतकार यह कह रहे हैं वर्तमान में कि यह एक सामाजिक गतिविधि है क्योंकि स्कूल में आप सीखते हैं और स्कूल को हम एक छोटी सी सोसाइटी या समाज के रूप में
कह सकते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः कथन दिया हुआ है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास में सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण है क्यों करनी चाहिए समस्या समाधान की रणनीतियों के विकास में सुविधा? क्योंकि समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो बिल्कुल सही कारण है। तो यहाँ पर उचित उत्तर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के बीच भ्रांतियों को खालिस्तान महत्वपूर्ण है, निर्मित करना चाहिए? नहीं, भ्रांतियों को निर्मित नहीं करना है। पहचानना चाहिए, अनदेखा तो नहीं करना चाहिए और प्रचारित भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि पहचानना चाहिए बच्चों की भ्रांतियों को और उन्हें क्वेश्चन करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है। गलत बात है, अधिगम में सुधार नहीं करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही बात है, भय नहीं होना चाहिए बच्चों को सीखते समय। तो सीखने के लिए यह हानिकारक है, आवश्यक तो है ही नहीं। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ऐसे भी नहीं है, प्रभाव डालता है और यह अधिगम के लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। तो देखिए, छात्रों को महारत हासिल करना है, यदि उनमें योग्यता की चाह होगी कि मुझे यह सीखना ही है, ऐसी एबिलिटी या योग्यता लानी ही है, तो यह बिल्कुल प्रेरित करेगा सीखने के लिए। और ये 29 क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा तो करवाना ही नहीं है। विषय वस्तु को रटने पर भी बढ़ावा नहीं देना है। तो यहाँ पर उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि संप्रत्यों की समझ को बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे और उसका उपयोग करे, ऐसा हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा? अर्थपूर्ण अधिगम सुसाध्य होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने इस पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार आज इतना ही। थैंक यू।